बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 23 आज हम पढ़ेंगे एसएसटी की जो 17 स्केल की जॉब अनाउंस हुई एफटीएससी में, उसके थ्रू जो जॉब अनाउंस हुई थी उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से लेक्चर नंबर 23 आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 23 में हमने पढ़ना है आज टीचिंग मैथडोलॉजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग टेक्निक्स। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, तीनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे और इनको डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको पता है टीचिंग मेथड जो है ना, ये हमारा टॉपिक है, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसको बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर देंगे। कल मैंने लेक्चर नंबर 22 में, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, वो अब मैंने आपको करवाया था जी टीचर्स की क्वालिटीज़। टीचर की क्वालिटीज़ जो है ना, वो एक इफेक्टिव टीचर किसको कहते हैं, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी एकेडमिक क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, और उसकी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, और उसकी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो है ना टीचर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। ये मुझे उम्मीद है कि आपने कवर कर लिया होगा। आज हमने पढ़ना जी टीचिंग मैथडोलॉजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग टेक्निक्स, ये हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग मेथड। कौन सा टीचिंग मेथड जब आपने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट आपकी किस तरह की होनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट के अलावा कौन सा मर्जी आप जो है ना टीचिंग मेथड लगा लें तो आप इफेक्टिव टीचर नहीं बन सकते जब तक आप क्लासरूम को मैनेज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास टीचिंग मेथड वाला जो टॉपिक है ना, टीचिंग मेथड का टॉपिक इंशाल्लाह ताला 2 से 3 लेक्चर मजीद करेंगे तो ये टीचिंग मेथड वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारे पास 4 टॉपिक्स हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसे ही हमारा ये 4 टॉपिक्स मुकम्मल होंगे तो इसके बाद अब हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि इंग्लिश को थोड़ा सा पहले कर लें, थोड़ा सा आपका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि पैडागोजी पढ़ पढ़ के कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये तो आप पैडागोजी से थोड़ा सा उकता गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इंग्लिश को टाइम दे लेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 10 से 12 दिन में इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। फिर वो साथ साथ आप रिवाइज करते जाएंगे, जैसे जैसे फिर पैडागोजी नेक्स्ट दोबारा शुरू करेंगे तो फिर आप इंग्लिश को बार बार रिवाइज करते जाएंगे। पेपर आने तक इंशाल्लाह ताला आपकी 5 से 10 दफ़ा आपकी इंग्लिश भी रिवाइज हो चुकी होगी। तो इंग्लिश ग्रामर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर भी टाइम लगाना है। 10 से 12 दिन इंशाल्लाह ताला लगाएंगे, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो कवर हो जाएगी। तो आज हमने पढ़ा जी टीचिंग मेथडोलॉजीज, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टीचिंग टेक्निक्स में क्या फ़र्क होता है। टीचिंग मेथडोलॉजी वो है जी कि वो बुनियादी चीज़ है, वो बुनियाद है जिसकी बेस पे आपने बच्चे को सिखाना होता है। आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, या खुद टीच करने के लिए, कौन सी आपके पास उसकी थ्योरी, कौन सी थ्योरी के ऊपर आप काम करेंगे। उनमें से आपके पास कंस्ट्रक्टिविज्म होती है, बिहेवियरिज्म होती है, कोग्निटिविज्म होती है, ह्यूमैनिज्म होती है। ये जो सारी थ्योरीज है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म है, बिहेवियरिज्म है, एसेंशियलिज्म वगैरह जो है ना, ये सारी की सारी थ्योरीज हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशन फिलासफी के टॉपिक में जाकर इंशाल्लाह ताला हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जस्ट इनकी डेफिनेशन ही मैंने ऐड की है ताकि आपको टीचिंग मेथडोलॉजी और टीचिंग स्ट्रेटजी और टेक्निक्स में थोड़ी सी समझ आ जाए। तो टीचिंग मेथडोलॉजी में आपके पास कंस्ट्रक्टिविज्म कौन सी होती है, ये लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस। मीन के जो बच्चा है उसको क्या किया जाए, उसको दुनिया का नॉलेज जो है ना खुद सीखने दिया जाए, खुद वो एक्सपीरियंस करे, खुद वो तजर्बा करे, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो सीखता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। उसमें क्या करता है, उसको टीचर की जरूरत नहीं होती, वो खुद क्या करता है, वो कोई क्लासरूम में नहीं बैठता, कोई लेक्चर नहीं लेता, वो क्या करता है, खुद एक्सपीरियंस करता है, दुनिया को चेक करता है और वहाँ से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है ना राय कायम करता है और अपनी नॉलेज हासिल करता है। फिर है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म यह है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा टीचर के बिहेवियर से या सामने वाले बंदे की बिहेवियर से वो सीखता है, जो इस तरह का वो एटीट्यूड होता है। इसके साथ आप क्या कहता है, टीचर्स यूज रीइंफोर्समेंट टू एनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर। क्या करता है जी, जो टीचर होता है इसमें टीचर क्या करता है, बच्चे को क्या करता है, रीइंफोर्स करता है, मोटिवेट करता है, उसको कुमक देता है, उसको मुहर्रक करता है, मुतहर्रक करता है कि आप भी ये देखो, ये जो क्वालिटीज़ हैं सामने वाले बंदे में, इस तरह की क्वालिटीज़ आप भी अपने अंदर पैदा कर लो। या टीचर खुद रोल मॉडल के तौर पर पेश होता है। उसके बाद आपके पास कोग्निटिविज्म। कोग्निटिविज्म होती है जो पाकिस्तान में हम कर रहे हैं कि बच्चे को क्या करना है, उसको आपने नॉलेज देना है, पढ़ाना है, सिखाना है, लिखाना है, याद करवाना है, रट्टा भी लगवाना है। मीन्स के कैसे आपने क्या करना जी, एम्फसाइजिंग हाउ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, ऑर्गेनाइज, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड बाय द माइंड, के आपने दिमाग में, अपने माइंड में कैसे चीज़ों को बिठाना है, याद कैसे करना है, ये आपके पास कोग्निटिविज्म है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमैनिज्म है। ह्यूमैनिज्म एम्फसाइज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन, encouraging self directing learning and emotional well being of students,
ठीक है जी। ये आपके पास होती है ह्यूमनिज्म के मीन के बच्चे को आपने इमोशनली उसको उसको वेल बीइंग करना है, उसको थोड़ा सा आपने जो है ना मोटिवेट करना है, और क्या करेगा वो उसकी होल डेवलपमेंट और ग्रोथ के वाले से जो उसकी जो लर्निंग होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, ह्यूमनिज्म कहते हैं। और ये जो आपके पास थेरीज है ना, इनको आप कहते हैं टीचिंग मेथडोलॉजीज। अब इन टीचिंग मेथडोलॉजीज को जनाब क्या करना है, उसको फुलफिल करने के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजी। टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये मुख्तलिफ किस्म की जो ना, ये बड़ी ब्रॉड रेंज की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी के थ्रू बच्चे को क्या करते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स के मेथडोलॉजी ये है कि आप किस बेस के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं। वो सेल्फ लर्निंग कर रहा है, वो किताबों से पढ़ रहा है, वो एक्सपीरियंस से समझ रहा है, या सामने वाले बंदे के बिहेवियर से सीख रहा है, वो किस तरह सीख रहा है। अब आपने अगर उसको फॉर एग्जांपल कोग्निटिविज्म से ही पढ़ाना है, तो फिर आप नेक्स्ट प्लान करेंगे कि उसको हम लेक्चर दें, उसको हम प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच कराएं, उसको डिस्कशन मेथड करें, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड करवाएं, उसको सुक्रातिक मेथड करवाएं, इंडक्शन करवाएं, डिडक्शन करवाएं, कौन सा मेथड लगाएं, कौन सी, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। तो स्ट्रैटेजी आर द स्पेसिफिक मेथड्स एंड अप्रोचेस दैट टीचर्स यूज टू डिलीवर कंटेंट, मैनेज क्लासरूम एंड एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग। स्ट्रैटेजीज आर इन्फॉर्म्ड बाय द चूजन मेथडोलॉजी एंड अडैप्टेड द नीड ऑफ द स्टूडेंट। जिस तरह के बच्चों की नीड होती है उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी टीचर क्या करता है, उसको अडाप्ट करता है कि वो जनाब कैसे अपना कंटेंट को डिलीवर करेगा, कैसे क्लासरूम को कंट्रोल करेगा, और कैसे बच्चों को एंगेज करेगा। वो उसका तरीका कर, उसको हम टीचिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है जी। अब टीचिंग स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स आपके पास है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है टीचिंग स्ट्रैटेजीज है। मीन के टीचर सेंटर्ड अप्रोच दैट इन्वॉल्व एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ स्किल सेट यूजिंग इन लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन। मीन के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या मतलब, सीधी से आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जस्ट में इसमें क्या जी, आपकी इन्वॉल्वमेंट को नहीं, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप मुझे सुनते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये लेक्चर मेथड होता है। ठीक है, एक होता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। क्या कहते हैं, बच्चों को आप ना कोई टास्क दे दें, उसको कहें इसका सोल्यूशन आप ढूंढें, इसका आप सोल्यूशन, इसकी इंक्वायरी करें। ठीक है जी, वो आपके पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। ये भी सारी जो चीज़ें हैं ना आपके पास है, लेक्चर मेथड है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, या आपके पास कोलैबोरेटिव लर्निंग है। सारी की सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल के साथ भी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। फिर आपके पास टीचिंग टेक्निक्स होती हैं। टीचिंग टेक्निक्स आपके पास है। टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर जो आपने फॉर द टाइम बीइंग जो है ना, आपने वक्ती तौर पर 1-2 मिनट में आपने क्या करना था, जो भी आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, जाके फिजिकली जो काम आप करते हैं कि बच्चे को एंगेज कर लिया, बच्चे को खड़ा कर लिया, बच्चे को बिठा लिया, बच्चे को प्रैक्टिकली कुछ चीज़ उसको हाथ में पकड़ा दी। ठीक है जी, तो वो उसको ग्रुपिंग में बच्चों को कर दिया। ठीक है, ये आपकी टेक्निक होती है। ये क्या होती है जी, टेक्निक होती है। ब्रॉडर टर्म आपकी मेथडोलॉजी होगी, उसके अंदर आपकी जो ना स्ट्रैटेजी आएगी, और उसके अंदर फिर जो ना टाइम टू टाइम आपके पास स्ट्रैटेजी होती है कि आपने किस टेक्निक होती है। ठीक है जी, मीन के पहले मेथडोलॉजी है, उसके अंदर स्ट्रैटेजी है, और उसके अंदर आपके पास टेक्निक है, किस टेक्निक के जरिए आपने बच्चे को आपने मैनेज करना है, उसको आपने लर्निंग करवानी है। या आपके पास टीचिंग टेक्निक्स का आपके पास कौन कौन सी क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग बच्चे को क्वेश्चन करके पूछ लें। ठीक है, उसको समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, ग्राफिक और ऑर्गेनाइजर्स हैं, विजुअल टूल्स लाइक चार्ट, ग्राफ, पेपर, माइंड मैप्स वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास जो है ना, ये भी स्ट्रैटेजी टीचर की टेक्निक हो सकती है, ग्राफ्स वगैरह बनवा के, या चार्ट पेपर वगैरह। ठीक है जी, रोल प्लेइंग मीन के बच्चों को क्या करेंगे, एक्टिंग सिखा देंगे, बच्चे को छोटे मोटे जो है ड्रामे वगैरह बना के जो ना, ठीक है, उसके जरिए भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। उसके बाद है स्काफोल्डिंग आपके पास होता है कि बच्चे को आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा उसको असिस्ट करते जाएं। ठीक है, पहले आपने सारे का सारा काम बच्चे को खुद अपने हाथ से करवाएं, फिर क्या करें, आधा काम बच्चे को करवाएं, आधा खुद करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, आप अपना पार्ट कम करते जाएं, बच्चे से ज़्यादा क्वेश्चन करवाते जाएं, जो ना प्रैक्टिकल काम करवाते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा बच्चा, आपके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करके खुद इंडिपेंडेंटली वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये मीन के उसकी जो फोल्ड होते हैं ना, उसकी फोल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता आप खोलते जाएंगे, कि उसकी घेरे लगी होती हैं जो उसके माइंड में, उसको खोलते जाएंगे। ये आपके पास हो गई जी टीचिंग स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और मेथडोलॉजी, और आपके पास टेक्निक्स वगैरह। अब इनकी इंटररिलेशनशिप क्या है, ये मैंने इसको समराइज किया था। मेथडोलॉजी प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फाउंडेशन, जो है ना वो होती है, वो आपके पास मेथडोलॉजी प्रोवाइड करती है।
स्ट्रेटेजी जो है ना, जो आपके पास है अप्रोच है, जो ना इन इन फाउंडेशन के साथ अलाइज करती हैं, और टेक्निक से आता है बेसिक एक्शन टेकन विद दीज स्ट्रेटेजी टू फैसिलिटेट द लर्निंग। जो एक्शन आपने लेने होते हैं वो आपके पास होती हैं, टीचिंग टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपसे या तो टीचिंग मेथडोलॉजी का जनाब आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, जो या इनसे पूछ लेगा बताएं जी ये टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, या ये नीचे वाले डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वगैरह ये पूछ लेगा। ठीक है जी, इनमें से पूछ लेगा बताएं जी स्ट्रेटजी कौन सी है, टेक्निक कौन सी है, या मेथडोलॉजी कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है बताइए इनमें से ब्रॉडर टर्म कौन सी है, मेथडोलॉजी बड़ी टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, या टेक्निक ब्रॉडर टर्म है, या स्ट्रेटजी आपकी ब्रॉडर टर्म है। तो ये आपने इसको आपने एमएसटी इस तरह याद करना है, मेथडोलॉजी और उसके बाद आपके पास स्ट्रेटजी, फिर आपके पास टेक्निक्स, एमएसटी। ठीक है जी, समझ आएगी, ये आपने कर लेना है। फिर आपके पास है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग मेथड्स। जब तक आप क्लासरूम को मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप टीचिंग मेथडोलॉजी जो भी लगाएं वो आपकी वो कामयाब नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये भी है कि ये आप कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए कौन सी क्लासरूम मैनेजमेंट आपको चाहिए होगी। हर टीचिंग मेथड के लिए, हर टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए आपको क्लासरूम मैनेजमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही करना होगी। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को लेक्चर देना चाह रहे हैं, सिर्फ लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना चाह रहे हैं, तो लेक्चर मेथड के लिए आपका सीटिंग प्लान और होगा, बच्चों का सीटिंग प्लान और होगा। ठीक है, ऐसा प्लान आप करेंगे जहां पे आप सभी बच्चों को आपकी आवाज आ रही है और आप उसको नजर आ रहे हो। ठीक है, और बच्चे सारे आपकी नज़र में हो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल वर्क करवाना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिकल के लिए आपको पता है फिर आपको जो चेयर्स वगैरह जो है ना बच्चों की इस तरीके से उनकी सीटिंग प्लान करना पड़ेगा कि 2 2 4 या 10 10 का जो ग्रुप है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। ठीक है, वहाँ पे रोज वगैरह या कॉलम्स वगैरह में आप उनको काम नहीं करवा सकते, या ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं तो फिर भी आपको ग्रुपिंग वगैरह करवाना पड़ेगी। ठीक है, लेक्चर मेथड में आपको ग्रुपिंग तोड़ना पड़ती है, बाकी मेथड जो डिस्कशन मेथड वगैरह या इंक्वायरी बेस्ड में ग्रुपिंग आपको बनाना पड़ती है। ये आपके होती है क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट आपको नहीं आती तो फिर आप अच्छे टीचर नहीं बन सकेंगे। अब क्लासरूम मैनेजमेंट का आपके पास स्पेशल एक टॉपिक भी है, ये भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे टीचिंग मेथडोलॉजी को जस्ट इसका टच ही मैं आपको दूंगा। सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोड्यूसिंग हाई रेट ऑफ वर्क इन्वॉल्वमेंट विद लो रेट ऑफ डेविएंसी इन क्लासरूम इन एकेडमिक सेटिंग्स। क्या मतलब है, जो आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट है वो है जी आप मैक्सिमम आप बच्चे को क्या करेंगे, बच्चों का वर्क इन्वॉल्वमेंट करेंगे, मैक्सिमम आपकी टीचिंग होगी, मैक्सिमम लर्निंग होगी, और आपके पास वेरी लो रेट ऑफ डेविएंसी इन एकेडमिक सेटिंग। मीन के जो भी आपके पास एकेडमिक आपने सेटिंग की हुई है ना, जो आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसमें से आप जो डेविएंसी है ना, उसमें जो आपने कमी बेशी करनी है, उसमें जो तब्दीली करनी है वो कम से कम तब्दीली हो। ठीक है जी, वो कम से कम तब्दीली हो। मीन कि आप इस तरह से क्लासरूम को ऐसे मैनेज करें कि जो आपका 40 मिनट का पीरियड है ना, वो आपका 40 के 40 मिनट में ही आपका जो ना आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। उसमें से मिनिमम हद तक मीन के 1 या 2 मिनट की ऊपर नीचे आपको करना पड़े तो करें, अदरवाइज ऐसी आप क्लासरूम मैनेजमेंट ना कर लें कि आपका जो 40 मिनट का पीरियड है वो आप जो ना क्लास को कंट्रोल करते करते 50 मिनट गुजार दें। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट होती है। डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स प्रोवाइड चेंज ऑफ फॉर द टीचर एंड मिनिमाइज डिस्टर्बेंस and make sure the instruction can proceed efficiently. They set up their rooms according to the following principles. क्या जी, मुख्तलिफ टीचिंग टेक्निक्स है ना, वो उनको यूज़ करते हुए टीचर क्या करता है, अपना टाइम भी बचा लेता है, और अपना क्या करता है टीचर जी, वो अपनी जो लर्निंग है या जो बच्चों की तरफ से लर्निंग है, जो टीचर की जो डिलीवरी है उसको वो मैक्सिमम कर सकता है। वो कौन कौन से रूल्स हैं जी, इन रूल्स में से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टीचर शुड बी एबल टू सी ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये जो आप ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। वो पूछेगा बताएं जी, जो क्लासरूम मैनेजमेंट में सारे बच्चे क्या टीचर की नज़र में होने चाहिए, आधे होना चाहिए या कोई भी नहीं होना चाहिए, इस तरह के आप यहाँ से वो एमसीक्यूज बना देगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि हर बच्चा आपकी नज़र में हो, आप हर बच्चे को आप देख सकें। टीचिंग मटेरियल्स एंड सप्लाइज आर रेडीली अवेलेबल। जो भी आपके पास टीचिंग मटेरियल्स है ना, जो भी आपने टीचिंग की आपके लिए जो नोट्स वगैरह आपने बनाए हुए हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जनाब क्लासरूम पढ़ाने जा रहे हैं और बच्चे को बोलने जाओ बाहर से किताब लेके आओ या बाहर से नोट्स लेके आओ, मैं वहाँ से आपको दे के पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई ट्रैफिक एरियाज शुड बी फ्री ऑफ कंजेशन। क्या जी, आपके पास जो ना हाई ट्रैफिक एरियाज वगैरह जो ना वहाँ पे आपके पास जो ना ये कंजेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। कोई इस तरह की जो क्लासरूम आपकी इस तरह की मैनेजमेंट हो
कि आप जनाब जना वो जहाँ पे बच्चे आ जा रहे हैं, बच्चे जो आ जा रहे हैं जो दरवाजे के करीब है, वो फ्री होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हर्डल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वहाँ पे बच्चे ना बैठे। ऐसा ना हो कि जनाब क्या करें, आप लेक्चर पढ़ा रहे हैं, अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम जाना है या पानी पीने जाना है या फ़ोन कॉल आ गया है, तो वो क्या करे, वो जनाब वो दरवाजे के आगे भी 8-10 बच्चे बैठे हों तो उन सबको डिस्टर्ब करके वहाँ से निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके ट्रैफिक एरियाज है ना, वो फ्री होने चाहिए। बच्चे अगर किसी को बाहर जाना भी पड़े तो वो अकेला ही बाहर जाए, बाकी सभी को किसी को भी डिस्टर्ब करके ना निकले। फिर आपके पास है स्टूडेंट शुड बी एबल टू सी इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन। जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो भी व्हाइट बोर्ड आपका लगा हुआ है, वो भी सारे बच्चों की अप्रोच में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधी क्लास को नजर आ रहा हो, आधी क्लास को बोर्ड नजर ही ना आ रहा हो। फिर है जी प्रोसीजर एंड रूटीन शुड बी एक्टिवली टाट इन द सेम वे दैट एकेडमिक कंटेंट इज टाट। जो भी आपने प्रोसीजर रूटीन आपने रखनी है, जिस तरीके से आपका एकेडमिक कंटेंट है ना, जो भी आपने पढ़ाया है, उसी के मुताबिक ही आपने प्रोसीजर भी अपना फॉलो करना होता है। ठीक है जी, आपने जो भी आपने पढ़ाया है उसी के ऊपर ही आपने अपनी रूटीन जो प्रोसीजर को आपने सेट करना होता है। ऐसा ना हो कि आप रूटीन बच्चे की खराब कर दें। तो ये आपके पास जो ना क्लासरूम मैनेजमेंट का ऐसे कुछ उसूल थे। फिर आपके पास है टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट के वाले से एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है। ये भी हर बच्चे को, हर टीचर के पास होनी चाहिए। एकेडमिक और टाइम मैनेजमेंट स्किल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एकेडमिक लर्निंग टाइम इन द क्लासरूम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कीपिंग द क्लासरूम डिसिप्लिन। क्या जी, इन ऑर्डर टू स्टडी द यूज ऑफ क्लासरूम टाइम, रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड द फॉलोइंग टर्म्स टू एलोकेट टाइम, एंगेज टाइम्स एंड एकेडमिक लर्निंग टाइम। क्या जी, आपके पास जो ना एंगेज टाइम कितना होना चाहिए, एकेडमिक लर्निंग टाइम को ना होना चाहिए, वो सारे के सारे नीचे जो है ना ये असूल है, ये जो आपके पास 2-3 आपके पास ये प्रिंसिपल्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या जी, allocate time is the amount of the time a teacher scheduled for a subject. For example, 30 minutes a day for mathematics. The more time allocated for the subject, the higher student achievement in that subject is likely to be। क्या मतलब है कि आप ये जो आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट जो टाइम टेबल है ना, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल है, वो है जी आपके पास है। टीचर जो है ना, टीचर ने ये अपना जो बच्चों हैं, बच्चों को पूरा एक प्लान देना होता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 30 मिनट आपने मैथमेटिक्स को एक दिन में देने हैं, 40 मिनट आपने उर्दू को देने हैं, 20 मिनट आपने इस्लामियात को देने हैं। पूरे आपने देखे होगा पीरियड्स वगैरह लगाए जाते हैं स्कूलों में। फिर आपके पास है एंगेज टाइम इज दैट पार्ट ऑफ एलोकेटेड टाइम इन विच स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व विद एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर। ठीक है जी, रियली लिसनिंग टू लेक्चर, पार्टिसिपेटिंग इन द क्लासरूम डिस्कशन, राइटिंग ए कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑन मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स वगैरह। क्या जी, ये जो एंगेज टाइम है ना, इसकी डेफिनेशन में पूछेगा। एंगेज्ड टाइम में क्या कुछ आता है। एंगेज्ड टाइम वो है जिसमें बच्चा आपके साथ एंगेज होता है, वो आपको सुन रहा होता है या आपको कुछ सुना रहा होता है, या कोई आपने उसको एक्टिविटी दी है, वो प्रैक्टिकल वर्क कर रहा होता है या व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा होता है। मीन के एंगेज्ड टाइम ये है कि आपका एंगेज्ड टाइम मैक्सिमम होना चाहिए। एंगेज्ड टाइम मैक्सिमम होना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी एकेडमिक लर्निंग टाइम। academic learning time is engaged time with a high success rate. Many researchers suggest that the student should get 70 to 80% of the answer right when working with a teacher. Teacher who effectively provide and manage academic learning time in their classroom can determine student achievement. ठीक है जी, जो भी आप जो स्टूडेंट है वो आपके पास है जी, जो स्टूडेंट का जो आपके पास जो एंगेज टाइम ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास एंगेज्ड टाइम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन पूछता है कि एंगेज टाइम में क्या कुछ आता है। तो एंगेज टाइम में सिर्फ वही टाइम आता है जिसमें स्टूडेंट जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, चाहे सुन रहा होता हो, चाहे सुना रहा हो, चाहे लिख रहा हो, या कुछ वो बना रहा हो, प्रैक्टिकल वर्क कर रहा हो। ठीक है जी, वो आपके पास क्या था जी, एंगेज्ड टाइम होता है। उसके बाद आपके पास क्या जी, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में, क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए। वो है जी अरेंजमेंट ऑफ स्पेस एंड फर्नीचर दैट क्लस्टर स्टूडेंट्स टुगेदर और हिंडर द टीचर व्यू मेक्स टीचिंग मोर डिफिकल्ट। क्या जी, आपके पास जो ना, जो आपके पास स्पेस जो आपके पास फर्नीचर की अरेंजमेंट है, उसमें क्लस्टर स्टूडेंट्स टुगेदर मीन के एक जमघटा सा स्टूडेंट्स का बना दें, या कोई ऐसी जो ना टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कोई ऐसे हिंडर हो, कोई रुकावट ऐसी हो जिसमें बच्चे और स्टूडेंट के दरमियान जो कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए या एक दूसरे को देख ना सकें, तो वो क्या करेगी, आपकी टीचिंग को सक्सेसफुल नहीं होने देगी। सीटिंग अरेंजमेंट मस्ट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ लेसन टू बी टाट एंड टाइप ऑफ क्लासरूम फर्नीचर। ये इंपॉर्टेंट है।
जो आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट है ना, हर सब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ होती है। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो आपके सब्जेक्ट, आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी और आपके फर्नीचर के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप टीचिंग स्ट्रेटजी इस तरह से बनाना चाह रहे हैं कि आपने बच्चों का 8-8 या 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाना है और आपके पास फर्नीचर ही नहीं है, मीन कि आपके पास राउंड टेबल ही नहीं है, आपके पास चेयर ही पूरी नहीं है, तो आप फिर उसको क्या करेंगे, अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको आप चेंज करेंगे। ठीक है जी, तो आप फर्नीचर के ऊपर डिपेंड करती है और आपके जो आपके लेसन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप उर्दू पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इस तरह से आप सेटिंग करना पड़ेगी कि सारे बच्चों को आपका जो वाइट बोर्ड नज़र आए। जो उर्दू पढ़ा रहे हैं या इस्लामियात पढ़ा रहे हैं तो आपको इस तरह से आपको जो ना आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगी कि आपको जो ना बच्चे को आप नज़र आए। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, ईच टीचर नीड टू नो द अप्रोप्रिएट सीट्स फॉर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। अ सीटिंग प्लान हेल्प द टीचर टू लर्न नेम इजीली। ठीक है जी, हर बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट सीट होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्मूथ रनिंग ऑफ द क्लासरूम फंक्शन। जो सीटिंग अरेंजमेंट में आपके पास प्रॉपर फर्नीचर अगर होगा तो आप सही तरीके से उसको क्लासरूम को मैनेज कर सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डेस्क, चेयर्स एंड टेबल्स कैन बी अरेंज इन वैरायटी ऑफ वेज। लाइट एंड टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। पेंट वॉल कवरिंग, artwork and plants can be used to enhance that or detract from the attractiveness of the physical classroom environment। क्या जी आपके पास है, आपके जो डेस्क, चेयर्स, टेबल्स वगैरह हैं आप उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। उसमें लाइट, उसमें टेम्परेचर, ये आपके पास जो है ना ये इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। पेंट वॉल कवरिंग्स, आर्ट वर्क एंड प्लांट्स कैन बी यूज टू एनहेंस एंड डिट्रैक्ट फ्रॉम द अट्रैक्टिवनेस ऑफ फिजिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें जो इसमें क्या कर सकती हैं, फिजिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट को या क्या कर सकती है, इसके ऊपर ये जनाब असरअंदाज हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। क्लासरूम का डिसिप्लिन जो है ना ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होता है जी। डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इन्वॉल्व यूजिंग गाइडेंस एंड टीचिंग टेक्निक्स। और उसके बाद डिसिप्लिन क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव एंड टू लर्निंग एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम सेल्फ डायरेक्टिव। अगर आप क्लासरूम में डिसिप्लिन रखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से जो लर्निंग को एनकरेजमेंट उनकी होगी, वो सेल्फ लर्निंग भी करेंगे। अगर डिसिप्लिन ही कायम नहीं रखेंगे तो फिर आपकी लर्निंग जो है ना वो सही तरीके से नहीं होगी। द टीचर मस्ट फेयरली एग्जामिन द रीजन ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बिहेवियर and then he can plan intelligently how to prevent disciplinary violation before they occur। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपका पेपर में क्वेश्चन बना हुआ होता है। वो पूछता है या आपका पास इंटरव्यू का तो ये लाजमी क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताएं जी, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आपके पास जो बच्चा है वो आपके पास कोई उसमें जो आपके पास जो ना परेशान कर रहा है, ठीक है जी, वो प्रॉब्लमेटिक बच्चा है, आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उसको क्लासरूम से निकाल देंगे, आप उसको थप्पड़ मारेंगे या जुर्माना कर देंगे, क्या करेंगे? उसका आंसर क्या है जी? द टीचर मस्ट फेयरली एग्जामिन। टीचर को फेयरली बिल्कुल उसको जना जी उसको अच्छे तरीके से उसको इंसाफ के साथ फेयरली उसको देखना चाहिए, बाइस्ड होके नहीं देखना चाहिए। उसको एग्जामिन करना चाहिए कि रीज़न क्या है। इंडिविजुअली हर स्टूडेंट के बिहेवियर का जो भी वो एटीट्यूड कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है जी, उसको क्या करना चाहिए, अगर वो टीचर जो है ना वो पहले से उसकी रीजंस के ऊपर उसकी वजूहात को जानने की कोशिश करेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन को करने की जरूरत ही उसको नहीं पड़ेगी। इफ वायलेशन अकर्स, appropriate steps can be taken so that the little injury as possible is done to the learning process। ठीक है जी, आप क्या करें जी, कोई वायलेशन करता है तो उसको क्या करेंगे, आपको उसको स्टेप्स भी कोई भी आप जो टीचर है वो कोई भी स्टेप ले सकता है। डिसिप्लिन रूल शुड बी पोस्टेड इन द क्लासरूम फॉर ऑल टू सी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विद मैक्सिमम प्रोडक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन। क्या कहता है जी, जो आपके पास क्लासरूम के डिसिप्लिन रूल्स है ना ये भी पोस्ट होने चाहिए ऊपर, जब पेस्ट कर दें। ठीक है जी, हर बच्चे के पास उसको रूल्स का पता हो कि ये हमारी क्लासरूम के नाम्स हैं, हमारे क्लासरूम के रूल्स हैं। ठीक है जी, ये भी आपके पास होने चाहिए। तो इससे क्या करेगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट है, टाइम यूटिलाइजेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग मेथड्स के बारे से था। ये तीनों चीज़ों के अंदर आपके पास जो इसमें डिफरेंस था ये आप कवर कर लें। कल इंशाल्लाह ताला आपके टीचिंग मेथड जो है ना आपके पास जो है ना लेक्चर मेथड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं और क्या उसका जनाब आपके पास जो उसका लेवल क्या होता है, यही चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि कौन सी टीचिंग मेथड जो है ना कौन सी क्लास के लिए बेस्ट है। ठीक है, उसका लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, उसके जनाब मेरिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं और डी मेरिट्स उसके नुकसान क्या होते हैं।
ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं। कल इंशाअल्लाह हम 10 से 12 किस्म के जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं ना, उसमें आपके पास आमतौर पे यही क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं वो लेक्चर मेथड के हवाले से, इंक्वायरी मेथड के हवाले से, डिस्कशन मेथड के हवाले से, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के हवाले से, ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से, इंडक्शन और डिडक्शन मेथड के हवाले से। ठीक है जी, यही आपके पास आमतौर पे सुकरातिक मेथड होता है एक। तो यही आपके पास 10-12 टीचिंग मेथड होते हैं। इन सभी को इंशाल्लाह डिटेल के साथ कल हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना आपका टीचिंग मेथड वाला जो टॉपिक है 2 से 3 लेक्चर में इसको मैं कवर करके तो नेक्स्ट हमने इसको जो है ना इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और टीचिंग मेथड में ही हमारे पास होता है कि लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग भी हमने टीचिंग मेथड के अंदर ही पढ़ना है, क्योंकि लेसन प्लानिंग जो है ना ये आपके जो कोर्स कंटेंट है उसमें शामिल तो नहीं है, उसमें लिखा तो नहीं, इसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पेपर में लेसन प्लानिंग से बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछता है। तो यहीं से बच्चों को फंसाने की कोशिश करता है कि बच्चे समझते हैं कि लेसन प्लानिंग जो है ना ये हमें जनाब नहीं दी गई हमारे कोर्स कंटेंट में, तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि क्वेश्चन वो लेसन प्लानिंग से भी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा होता है, जैसे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी से पूछ रहा होता है, इस तरीके से लेसन प्लानिंग में से भी वो क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है। तो हमने एक लेक्चर जो है ना टीचिंग मेथड में लेसन प्लानिंग के ऊपर भी करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।